नमस्कार दोस्तों, लर्न विथ आर्य में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, कल से ही मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए एक वीडियो बना दीजिए। तो मैंने आज ये प्रयास किया है। यहाँ पे हम इससे संबंधित इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को देखेंगे। पहले सिलेबस को एक बार देख लेते हैं। आपका कोर्स का कोड है PSY 100। कोर्स का टाइटल है कम्युनिकेशन स्किल एवं पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है, सिलेबस को यदि हम देखें तो सबसे पहले आपको पढ़ना है पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट उसका समझना है, ट्रैट यानी विशेषताएं देखनी है, और टाइप ऑफ पर्सनालिटीज़ के बारे में आपको जानना है, और किसी की पर्सनालिटी को कैसे डिटरमाइन करें ये आपको देखना है। इसके बाद अगला टॉपिक आता है सेकंड यूनिट में, एटीट्यूड। एटीट्यूड के कॉन्सेप्ट को समझना है, एटीट्यूड के कंपोनेंट को समझना है, और एटीट्यूड को प्रभावित करने वाले कौन कौन से घटक हैं, और पॉजिटिव एटीट्यूड को कैसे हम डेवलप करें, इसके बारे में सेकंड यूनिट आपको पढ़ना है। इसके बाद सेल्फ स्टीम्ड एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में आपको थर्ड यूनिट में पढ़ना है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, हाई और लो सेल्फ स्टीम का कैसे पता लगाएंगे, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे इम्प्रूव करें, इसके बारे में आपको स्टडी करना है। इसके बाद चौथा यूनिट है गोल सेटिंग और टाइम मैनेजमेंट के बारे में। इसके कॉन्सेप्ट को, गोल को सेट करने के इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ना है। गोल सेटिंग के लिए स्मार्ट एनालिसिस होती है। स्मार्ट का फुल फॉर्म होता है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। तो स्मार्ट गोल्स कैसे आप सेट करें, इसके बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद टाइम वेस्ट करने वाली क्रियाओं के बारे में और टाइम मैनेजमेंट को करने की टेक्निक के बारे में स्टडी करना है। ये तो हो गया पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात। इसके बाद कम्युनिकेशन स्किल की बात आती है। इसमें कम्युनिकेशन वाले पेपर में आपने जो जो टॉपिक पढ़े हैं उनमें से ही ज़्यादातर टॉपिक हैं। कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या है, एसेंशियल ऑफ गुड कम्युनिकेशन, अच्छे कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, कम्युनिकेशन बैरियर यानी बाधाओं से आप कैसे निजात पाएंगे, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और बॉडी लैंग्वेज के बारे में आपको देखना है। इसके बाद टेक्निक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावी संप्रेषण कैसे करें, पैरा लैंग्वेज, वर्बल कम्युनिकेशन स्किल और एक्टिव लिसनिंग स्किल के बारे में आपको देखना है। ये सारी चीज़ें आप कम्युनिकेशन वाले पेपर में पढ़े ही हैं। इसके बाद इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के बारे में आपको पढ़ना है। कौन कौन से तरीके के इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं और इन्हें आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके बारे में आपको देखना है। लास्ट यूनिट में आपको देखना है डिजिटल इक्विटी के बारे में, ICT, ईमेल, ऑनलाइन इक्विटी। तो ये सारी चीज़ें अभी मैंने जो वीडियो अपलोड की है एजुकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, उसमें ICT के बारे में बहुत डिटेल में बताया गया है। यदि वो वीडियो आप देख लें तो ये यूनिट तो आपका ईजिली कवर हो जाएगा। तो ये तो हो गई बात सिलेबस की। अब हम कुछ MCQs देखते हैं यूनिट वाइज। पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्तित्व लक्षणों में व्यक्तित्व के कितने बुनियादी आयाम हैं। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा 5। व्यक्तित्व के लक्षण में व्यक्तित्व के 5 बुनियादी आयाम बताए गए हैं। हाउ मेनी बेसिक डायमेंशन ऑफ पर्सनालिटी, तो देयर आर 5 बेसिक डायमेंशन ऑफ पर्सनालिटीज। अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट, यानी पर्सनालिटी की 5 मुख्य विशेषताओं में से कौन सा एक नहीं है। क्रिएटिविटी, एग्रीएबलनेस, कॉन्शियसनेस, न्यूरोसिटिज्म। तो देखिए, क्रिएटिविटी जो है 5 मेजर पर्सनालिटी ट्रैट्स में नहीं आता है। कौन सा व्यक्तित्व गुण अत्यधिक बहिर्मुखता और अत्यधिक अंतर्मुखता के बीच की सीमा को दर्शाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर C आपका सही होगा, खुलापन। अगला प्रश्न देखते हैं, जो लोग खुलेपन में उच्च होते हैं वो कैसे होते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है साहसी और रचनात्मक, अमूर्त या सैद्धांतिक अवधारणाओं को नापसंद करने वाले, बहुत कल्पनाशील नहीं, या फिर एक नए विचार का विरोध करने वाले। तो जो लोग खुलेपन में उच्च होते हैं यानी खुले दिमाग के होते हैं वो साहसी और रचनात्मक होते हैं। ऑप्शन नंबर A आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस व्यक्तित्व गुण को उच्च स्तर की विचारशीलता, अच्छे आवेग नियंत्रण और लक्ष्य निर्देशित व्यवहार द्वारा परिभाषित किया गया है। बहिर्मुखता, सहमतता,
कर्तव्यनिष्ठता या मनोविक्षुब्धता। तो जो व्यक्ति कर्तव्यनिष्ठ होता है वो जो है उच्च स्तर का विचारशील भी होता है, अपने आवेग पर नियंत्रण भी कर पाता है और लक्ष्य निर्देशित व्यवहार को करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सभी 5 व्यक्तित्व लक्षणों में से कौन सा व्यक्तित्व गुण कल्पना और अंतर्दृष्टि पर सबसे ज़्यादा जोर देता है? बहिर्मुखता, सहमतता, खुलापन और विक्षुब्धता। तो यहाँ पे खुलापन आपका सही जवाब होगा। जो व्यक्ति खुले दिमाग के होते हैं वो कल्पना और अंतर्दृष्टि यानी जो अंदर की उनकी कल्पना है या फिर अंदर का जो सोच है उसके ऊपर ज़्यादा जोर ये देते हैं। अगला प्रश्न है, जो लोग कर्तव्यनिष्ठता में उच्च होते हैं वो होते हैं अव्यवस्थित एवं कम संरचित, महत्वपूर्ण कार्यों को टाल देने वाले, विवरण पर ध्यान देने वाले या गड़बड़ी करने वाले और चीज़ों का ख्याल नहीं रखने वाले। तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा विवरण पे ध्यान देने वाले। ठीक है ना, जो लोग कर्तव्यनिष्ठता में उच्च होते हैं, जो कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति होते हैं वो विवरण पर ध्यान ज़्यादा देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, व्यक्तित्व के 5 बड़े गुणों को याद करने के लिए किस परिवर्णीय शब्द का प्रयोग किया जाता है? किस शॉर्ट फॉर्म का आप यूज करेंगे? एकोन, महासागर, नेकोवा या एकेनो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। व्यक्तित्व के जो 5 बड़े गुण होते हैं उसे OCEAN इन 5 लेटर्स के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, इसलिए ओशियन यानी यहाँ हिंदी में महासागर ट्रांसलेट किया हुआ है, ओशियन इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस शोधकर्ता की सूची में 4000 व्यक्तित्व लक्षण शामिल थे? गॉर्डन ऑलपोर्ट, रेमंड कैटले, हंस इसेनक, मैक्रे और कोस्टा। तो गॉर्डन ऑलपोर्ट जो हैं इन्होंने व्यक्तित्व के 4000 लक्षण बताए हैं। 4000 अलग अलग किस्म की चीज़ें बताए हैं जो एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को तैयार करती हैं। इसके बाद है, किस व्यक्तित्व गुण में उदासी या भावनात्मक अस्थिरता शामिल होती है? बहिर्मुखता, सहमतता, कर्तव्यनिष्ठता या फिर मनोविक्षुब्धता। तो यहाँ पे सही आपका ऑप्शन होगा मनोविक्षुब्धता, जिसे न्यूरोसिटिज्म कहते हैं इंग्लिश में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। जब व्यक्ति विक्षुब्ध होता है, दुखी होता है, तो उसमें उदासी और भावनात्मक अस्थिरता की स्थिति पैदा होती है। अगला प्रश्न है, विच पर्सनालिटी ट्रैट इज कैरेक्टराइज बाय काइंडनेस। दया की बात हो रही है, ये किंडन नहीं है, काइंडनेस है। तो सहमतता में व्यक्ति के दया भाव का पता चलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जिन लोगों में खुलापन कम है वे नई चीज़ों का आनंद लेते हैं, नई चुनौतियों से निपटने पर ध्यान देते हैं, अमूर्त सोच से संघर्ष करते हैं या फिर बहुत रचनात्मक होते हैं। तो जिन लोगों में खुलापन कम होता है वो अमूर्त सोच से संघर्ष करते हैं, मतलब एक निगेटिव विचार उनके दिमाग में होता है, अमूर्त होता है जो, उसके साथ उनका संघर्ष चलता रहता है क्योंकि वो खुले हुए कम हैं, अपने आप में ही खोए रहते हैं। अगला प्रश्न है, जो लोग कर्तव्यनिष्ठता में उच्च होते हैं वे हो सकते हैं आवश्यक या सौंपे गए कार्य को पूरा करने में असफल होना, संरचना या शेड्यूल का नापसंद होना, एक निर्धारित कार्यक्रम का आनंद लेना, या गड़बड़ करता है या चीज़ों पर ध्यान नहीं रखता। तो जो लोग कर्तव्यनिष्ठ होते हैं वो एक निर्धारित कार्यक्रम का आनंद लेते हैं, बाकी जो कर्तव्यनिष्ठ नहीं होते हैं वो तो क्या तो काम को पूरा नहीं करते हैं, या उनको काम पसंद नहीं होता है, या फिर उसमें गड़बड़ी करने का काम करते हैं वे। अगला प्रश्न है, किस सिद्धांत ने व्यक्तित्व के 3 कारक सिद्धांत का सुझाव दिया है? यहाँ सिद्धांत नहीं, यहाँ पे किस दार्शनिक ने व्यक्तित्व के 3 कारक सिद्धांत का सुझाव दिया है? गॉर्डन ऑलपोर्ट, रेमंड कैटेल, हंस इसेनक या मैक्रे और कोस्टा। तो हंस इसेनक ने व्यक्तित्व के 3 कारक सिद्धांत को बताया है। अगला प्रश्न है, कौन सा व्यक्तित्व गुण कल्पना और अंतर्दृष्टि पर केंद्रित है? बहिर्मुखता, सहमतता, खुलापन या मनोविक्षुब्धता। तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा खुलापन। व्यक्ति में खुलापन का होना कल्पना और अंतर्दृष्टि पर केंद्रित होता है। अगला प्रश्न है, बहिर्मुखता एक व्यक्तित्व गुण है जो निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? सामाजिक स्थितियों में कम ऊर्जा, आरक्षित व्यवहार, बातूनीपन या बोलने के पहले
सावधानीपूर्वक सोचना। तो जो व्यक्ति बहिर्मुखी होता है वो बातूनी होता है, वो किसी के सामने कुछ भी बोलने में हिचकता नहीं है, यही बहिर्मुखता का एक लक्षण होता है। अगला प्रश्न है, बहिर्मुखता की प्रवृत्ति वाले लोग किस प्रकार की स्थितियों में ऊर्जा प्राप्त करते हैं? सामाजिक परिस्थितियाँ, एकांत, प्रतिस्पर्धी परिस्थितियाँ या फिर रचनात्मक परिस्थितियाँ? तो देखिए, जो रचनात्मक परिस्थिति है और एकांत स्थिति है ये अंतर्मुखी गुण का होता है। इसके अलावा प्रतिस्पर्धा जो है ये दोनों ही प्रकार के लोगों में पाया जाता है, लेकिन सामाजिक परिस्थितियों में ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है जो लोग बहिर्मुखी होते हैं, क्योंकि सामाजिक परिस्थितियों में उन्हें अपने विचारों को रखने में बड़ी आसानी होती है और विचार को जो लोग इजीली रख पाते हैं वही बहिर्मुखी कहे भी जाते हैं। इसके बाद, इनमें से कौन सा अंतर्मुखी लोगों की विशेषता है? ध्यान का केंद्र होने का आनंद लें, मित्रों का एक विस्तृत सामाजिक दायरा रखें, अन्य लोगों के आसपास होने पर ऊर्जावान महसूस करना, या एकांत पसंद करते हैं? तो जो अंतर्मुखी लोग होते हैं वो एकांत पसंद करते हैं, अपने आप में खोए हुए रहते हैं, बाहरी लोगों से ज़्यादा मेल जोल बढ़ाते नहीं हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उन व्यक्तियों का लक्षण है जो बहिर्मुखता में कम है, यानी कि अंतर्मुखी हैं? नए लोगों से मिलने में आनंद आता है, ये बात नहीं होगी। नए दोस्त बनाना आसान लगता है, ये भी बात नहीं होगी। छोटी मोटी बातें करना नापसंद है, किसी बात के बारे में सोचने के पहले उसे कहें। तो देखिए, छोटी मोटी बातें करना नापसंद होना ये जो है आपका बहिर्मुखता में कमी होने का लक्षण है। बाकी नए दोस्तों को बनाना, नए लोगों से मिलने में आनंद आना या किसी बात को कहने के पहले कम सोचना, ये सब बहिर्मुखता का लक्षण होता है। सहमति एक व्यक्तित्व गुण है जिसमें निम्नलिखित में से कौन सा गुण शामिल है? मनोदशा, परोपकारिता, अहंकार या धोखा? तो सहमति एक ऐसा गुण है जिसमें परोपकार की भावना होती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, जो लोग सहमत होने में उच्च होते हैं वो किससे अधिक होते हैं? प्रतिस्पर्धी, भरोसेमंद, चालाकीपूर्ण या संरक्षित? यहाँ कहने का मतलब ये है, जिन लोगों में सहमति की भावना ज़्यादा होती है उसमें कौन सा गुण अधिक पाया जाता है? तो वो लोग भरोसेमंद ज़्यादा होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, न्यूरोटिकिज्म एक व्यक्तित्व विशेषता है जो निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? भावनात्मक अस्थिरता, सामाजिकता, परोपकारिता या फिर प्रतिस्पर्धात्मकता? तो देखिए, न्यूरोटिकिज्म जो है भावनात्मक अस्थिरता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिन व्यक्तियों में विक्षिप्तता अधिक होती है वे निम्नलिखित में से किसका अनुभव करते हैं? भावनात्मक लचीलापन, चिड़चिड़ापन, वस्तुनिष्ठ सोच या स्थिर मनोदशा? तो जो लोग विक्षिप्तता से ग्रसित होते हैं वो चिड़चिड़ापन ज़्यादा महसूस करते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सकारात्मक व्यक्तित्व लक्षणों में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? आक्रामकता, अहंकार, महत्वाकांक्षा, शीतलता? तो देखिए, सकारात्मक व्यक्तित्व लक्षण में महत्वाकांक्षा आती है, अहंकार और आक्रामकता तो नकारात्मक चीज़ें हैं, और शीतलता भी नकारात्मक ही प्रवृत्ति है, बहुत ठंडे पड़े रहना ये सही नहीं है। महत्वाकांक्षा जो है सकारात्मक व्यक्तित्व का हिस्सा होगा। अगला प्रश्न है, नकारात्मक व्यक्तित्व लक्षण वे हैं जो मददगार से अधिक हानिकारक हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक नकारात्मक व्यक्तित्व लक्षण है? आदरणीय, अविश्वसनीय, उद्देश्य या विचारशील? तो यहाँ पे अविश्वसनीय होना एक नकारात्मक व्यक्तित्व का लक्षण है। जो व्यक्ति अविश्वसनीय है वो उसके बारे में एक नकारात्मक स्थिति पैदा करता है। यदि आप खुलेपन में उच्च अंक प्राप्त करते हैं तो आप में कौन सा सकारात्मक व्यक्तित्व गुण होने की संभावना अधिक है? यदि आप खुले हुए हैं तो आप में रचनात्मकता ज़्यादा होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कर्तव्यनिष्ठता की अनुवांशिकता क्या है? जैसा कि समरूप और भ्रात जुड़वा बच्चों के अध्ययन से पता चला है। समरूप और जुड़वा बच्चों के अध्ययन से ये पता चला कि कर्तव्यनिष्ठता की अनुवांशिकता मतलब अनुवांशिक रूप से कर्तव्यनिष्ठा आने का क्या चांस होता है? तो वो होता है 41%। अगला प्रश्न है,
अध्ययनों से पता चलता है कि जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती है, निम्नलिखित में से कौन से 5 बड़े व्यक्तित्व लक्षण बढ़ने लगते हैं? बहिर्मुखता, मनोविक्षुब्धता, खुलापन या सहमतता। यहाँ पे प्रश्न ये है कि 5 बड़े व्यक्तित्व लक्षण में से कौन सा लक्षण बढ़ने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे सहमतता बढ़ने लगती है। सहमतता जो है दयालुता का ही एक कारण बनता है, और जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है वो काइंडनेस उसमें बढ़ती जाती है, दयालुपन वो होता जाता है, दयालु होता जाता है। इसके बाद है अनुदैर्ध्य अध्ययनों से पता चलता है कि व्यक्तित्व में 5 बड़े लक्षण किसके दौरान अपेक्षाकृत स्थिर होते हैं? किशोरावस्था, बचपन, वयस्कता या बुढ़ापा। ये पूछ रहा है कि ये जो व्यक्तित्व के लक्षण हैं वो किसके दौरान, किस एज के दौरान अपेक्षाकृत ज़्यादा स्थिर होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा किशोरावस्था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। एडोलसेंस को किशोरावस्था कहा जाता है, यहाँ पे ट्रांसलेट सही नहीं किया है। बढ़ते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ स्टीम से संबंधित प्रश्नों की ओर। तो सबसे पहला प्रश्न है, आत्मविश्वास क्या है? अनिश्चितता और संदेह की भावना, दूसरों पर किसी के विश्वास का माप, आत्मविश्वासी होने और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने की स्थिति, या अहंकार का पर्यायवाची। तो आत्मविश्वास का मतलब ये होता है कि अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने की स्थिति। जिसे अपने ऊपर विश्वास है वो आत्मविश्वास वाला व्यक्ति माना जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आत्मविश्वास निम्न में से विश्वास है? दूसरों की क्षमताओं पे, स्वयं की क्षमताओं पर असफलता प्राप्त करना या निष्क्रिय बने रखना। तो स्वयं की क्षमताओं पर विश्वास करना ही आत्मविश्वास कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूसरों पर भरोसा निम्न पर आधारित है? अहंकार, उनकी क्षमताओं पर भरोसा और विश्वास, उनकी क्षमताओं को नज़रअंदाज करना या उनके कार्यों की आलोचना करना। तो दूसरों पर भरोसा आप उसके क्षमताओं पर विश्वास की वजह से ही करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किसी के ऊपर भरोसा आप क्यों करेंगे? जब आपको उसकी क्षमता पे भरोसा या विश्वास होगा। अगला प्रश्न है, किसी उत्पाद या सेवा में विश्वास निम्नलिखित के लिए आवश्यक है? लागत को अधिकतम करना, ग्राहक संतुष्टि को कम करना, ग्राहक वफादारी बनाना या विपणन प्रयासों से बचना। तो किसी उत्पाद या सेवा में विश्वास जरूरी है ताकि ग्राहक वफादारी बनाया जा सके। यानी कस्टमर को जब प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास होगा तो वो आसानी से उसे खरीदेगा, बार बार खरीदेगा, यानी उसकी वफादारी बढ़ेगी उस प्रोडक्ट के प्रति। अगला प्रश्न है, सांख्यिकी विश्लेषण में आत्मविश्वास अंतराल क्या दर्शाता है? सांख्यिकी महत्व का एक माप, मूल्यों की वह सीमा जिसके भीतर एक जनसंख्या पैरामीटर होने की संभावना है, परिमाणों की निश्चितता या डेटा सेट का औसत मूल्य। तो जब सांख्यिकी विश्लेषण में आत्मविश्वास अंतराल को मापा जाता है तो वो बताता है मूल्यों की वह सीमा जिसके भीतर एक जनसंख्या पैरामीटर होने की संभावना होती है। यानी एक रेंज बता देता है कि इस रेंज से इस रेंज के बीच में लोगों का आत्मविश्वास है। ठीक है, ये आत्मविश्वास अंतराल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निर्णय लेने में आत्मविश्वास में शामिल है? निर्णय लेने से पूरी तरीके से बचना, आपके द्वारा निर्णय लेने के लिए दूसरों पर भरोसा करना, आंतरिक भावनाओं के आधार पर विकल्प बनाना, या किसी निर्णय में दृढ़ विश्वास और विश्वास के आधार पर विकल्प बनाना। तो जब आप अपने निर्णय के ऊपर आत्मविश्वासी होते हैं, यानी आपको अपने निर्णय पर पूरा आत्मविश्वास होता है, इसका मतलब ये है कि किसी निर्णय में दृढ़ विश्वास और विश्वास के आधार पर आप विकल्प बनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वित्तीय आत्मविश्वास संबंधित है? वित्तीय सलाहकारों पर भरोसा करने की क्षमता, उच्च आय का होना, व्यक्तिगत वित्त के बारे में जानकार होना, या वित्तीय योजनाओं से बचना। तो वित्तीय आत्मविश्वास का मतलब है कि आप अपने वित्त के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। जब अपने फाइनेंस के बारे में आप अच्छे से जानेंगे तो आपके अंदर फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। इसके बाद है, आत्मविश्वास इस आधार पर भिन्न हो सकता है? मौसम, पिछले अनुभव, ज्ञान और कौशल, यादृच्छिक मौका, या दूसरों की राय। तो आत्मविश्वास जो है आपके पिछले अनुभव या ज्ञान या कौशल के आधार पर चेंज हो सकता है।
इसके अलावा कोई कारण नहीं है। आपका आत्मविश्वास जो है चेंज हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आत्मविश्वास बनाने और बनाए रखने में शामिल है चुनौतियों और बाधाओं को नज़रअंदाज करना, सभी स्थितियों में अति आत्मविश्वासी होना, सकारात्मक मानसिकता के साथ चुनौतियों का सामना करना, या पूरी तरीके से बाहरी समर्थन पर निर्भर करना। तो आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि आप सकारात्मक मानसिकता के साथ सभी प्रकार की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हों। अगला प्रश्न है, आत्मविश्वास प्रदर्शन को कैसे प्रभावित करता है? इसका प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इससे प्रदर्शन में सुधार हो सकता है। इसके परिणाम हमेशा नकारात्मक होते हैं। यह निर्णय लेने में अप्रासंगिक होता है। तो देखिए, आत्मविश्वास जो है आपके परफॉर्मेंस पे कैसे इफेक्ट डालता है। तो आत्मविश्वास जब आपका उच्च होता है तो आपका प्रदर्शन भी बहुत अच्छा होता है। तो इससे प्रदर्शन में सुधार हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान के बीच में क्या संबंध है? यहाँ पे ऑप्शन दिया है, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान असंबंधित अवधारणाएं हैं। आत्मविश्वास और आत्मसम्मान एक ही चीज़ है। उच्च आत्मसम्मान हमेशा उच्च आत्मविश्वास की ओर ले जाता है। आत्मविश्वास उच्च आत्मसम्मान में योगदान कर सकता है। तो देखिए, जब आप में आत्मविश्वास होगा तो आप में आत्मसम्मान की भावना भी ज़्यादा डेवलप होगी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा कि आत्मविश्वास उच्च आत्मसम्मान में योगदान कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कम आत्मविश्वास का उदाहरण है? चुनौतीपूर्ण कार्यों को सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ करना, असफलता के डर के कारण नए अनुभवों और अवसरों से बचना, लक्ष्यों को प्राप्त करने की अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना, या राय और विचारों को व्यक्त करने में दृढ़ रहना। तो देखिए, कम आत्मविश्वास का बात यहाँ किया है। तो कम आप में आत्मविश्वास जब कम होता है तो आप असफलता के डर के कारण नए अनुभव और अवसरों से बचने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न है, आत्मविश्वास की कमी निर्णय लेने को कैसे प्रभावित करती है? यह त्वरित और आवेगपूर्ण निर्णय लेने की ओर ले जाता है। इसके परिणाम स्वरूप किसी की क्षमताओं को अधिक आंका जाता है। इसके कारण निर्णय लेने में पूरी तरीके से बचना पड़ सकता है, या यह हमेशा सही विकल्प चुनने की ओर ले जाता है। तो देखिए, जब आप में आत्मविश्वास की कमी होती है तो निर्णय लेने की क्षमता आपकी कैसे प्रभावित होती है कि इसके कारण आप निर्णय लेने से पूरी तरीके से बचना चाहते हैं। किसी भी चीज़ में आप ढुलमुल रवैया अपनाते हैं जब आप में आत्मविश्वास की कमी होती है। अगला प्रश्न है, कौन सा कारक आत्मविश्वास निर्माण से संबंधित नहीं है? प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करना, पूरी तरह से दूसरों की राय पर भरोसा करना, व्यक्तिगत उपलब्धियों का जश्न मनाना, या आत्मकरुणा का अभ्यास करना। तो देखिए, प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करना और व्यक्तिगत उपलब्धियों का जश्न मनाना और आत्मकरुणा का अभ्यास करना, ये तीनों चीज़ें आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती हैं। लेकिन जब आप पूरी तरीके से दूसरी की राय पे भरोसा करते हैं, यानी कि आप में आत्मविश्वास की कमी है या आपका आत्मविश्वास कम हो रहा है। अगला प्रश्न है, आत्मविश्वास का गहरा संबंध है भय और चिंता के साथ, टालमटोल के साथ, आत्मसंदेह के साथ, या साहसी और आशावाद के साथ। तो ये यहाँ पे देखिए, ये सारी चीज़ें जो है तब आपके अंदर आती हैं जब आप में आत्मविश्वास की कमी होती हैं। जब आप साहस और आशावाद के साथ आगे बढ़ते हैं, आपका आत्मविश्वास काफ़ी मजबूत है। अगला प्रश्न है, पिछले अनुभवों से आत्मविश्वास कैसे बनाया जा सकता है? नए अनुभवों से बचकर, चुनौतियों का सामना करने और उस पर काबू पाने से, समस्याओं को हल करने के लिए दूसरों पर भरोसा करने से, या निर्णय लेने में निष्क्रिय रहने से। तो पिछले अनुभव के आधार पर आत्मविश्वास को आप कैसे बना सकते हैं? जब आप चुनौतियों का सामना करने और उस पर काबू करने में सफल हो जाते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, आत्मविश्वास लचीलेपन को कैसे प्रभावित करता है? उच्च आत्मविश्वास से लचीलापन कम हो जाता है, कम आत्मविश्वास से लचीलापन बढ़ जाता है, आत्मविश्वास का लचीलेपन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या उच्च आत्मविश्वास से लचीलापन बढ़ जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। जब उच्च आत्मविश्वास वाले व्यक्ति होते हैं तो आप फ्लेक्सिबल होते हैं, आप किसी भी बात में एकदम रिजिड नहीं होते हैं, आप थोड़ा सा अपने हिसाब से चीज़ों को एडजस्ट कर देते हैं, थोड़ा सा आप
लचीले हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, आत्मविश्वास संचार कौशल को कैसे प्रभावित करता है? आत्मविश्वास का कम्युनिकेशन स्किल पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो उच्च आत्मविश्वास प्रभावी संचार की ओर ले जाता है। कम आत्मविश्वास सुनने के कौशल को बढ़ाता है। आत्मविश्वास का संचार कौशल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या कम आत्मविश्वास मुखर संचार की ओर ले जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उच्च आत्मविश्वास वाला व्यक्ति प्रभावी संचार करने में सफल होता है। अगला प्रश्न है, आत्मविश्वास की कमी व्यक्तिगत रिश्तों को कैसे प्रभावित कर सकती हैं? यह विश्वास और अंतरंगता को बढ़ाता है। इससे भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने में कठिनाई होती है। इसका व्यक्तिगत संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या इससे दूसरों पर अत्यधिक निर्भरता होती है। तो देखिए, जब आप में आत्मविश्वास की कमी होती है तो आपके व्यक्तिगत रिश्ते प्रभावित कैसे होते हैं? इससे आप अपने भावना और विचारों को व्यक्त करने में कठिनाई महसूस करते हैं जब आप में आत्मविश्वास की कमी होती है, और जब आप अपने भावनाओं को शेयर नहीं करेंगे तो व्यक्तिगत रिश्ते प्रभावित होंगे ही। अगला प्रश्न है, आत्मविश्वास बढ़ाने में सकारात्मक आत्मचर्चा की क्या भूमिका है? सकारात्मक आत्मचर्चा आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए अनावश्यक है। सकारात्मक आत्मचर्चा आत्मविश्वास को कम कर सकती है। सकारात्मक आत्मचर्चा आत्मविश्वास और प्रेरणा को बढ़ा सकती है, या फिर सकारात्मक आत्मचर्चा केवल कुछ स्थितियों में प्रभावी है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि सकारात्मक आत्मचर्चा की क्या भूमिका होती है आत्मविश्वास में। आत्मचर्चा मतलब आप मन के अंदर अपने आप से बात करते हैं और उसके आधार पे कोई डिसीजन लेने का प्रयास करते हैं। तो जब आप सकारात्मक आत्मचर्चा करते हैं तो आपका आत्मविश्वास और प्रेरणा दोनों बढ़ता है। अगला प्रश्न है, आत्मविश्वास लक्ष्य निर्धारण को कैसे प्रभावित करता है? यह महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने को हतोत्साहित करता है, गलत बात है। इसका लक्ष्य निर्धारण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यह भी गलत है। यह अवास्तविक लक्ष्य निर्धारित करता है, यह भी गलत है। यह चुनौतीपूर्ण लक्ष्य निर्धारित करने और प्राप्त करने को प्रोत्साहित करता है, ये बात बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, आत्मविश्वास और जोखिम लेने के बीच में क्या संबंध है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि आत्मविश्वास किसी व्यक्ति के जोखिम लेने की इच्छा को प्रभावित कर सकता है। जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास ज़्यादा होता है वो जोखिम भी लेने का प्रयास करता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो उस काम को आसानी से कर पाएगा। अगला प्रश्न है, आत्मविश्वास और दृढ़ता के बीच में क्या संबंध है? आत्मविश्वास और दृढ़ता के बीच में क्या संबंध है? उच्च आत्मविश्वास हमेशा आक्रामक व्यवहार की ओर ले जाता है, आत्मविश्वास दृढ़ता को बढ़ाता है। आत्मविश्वास किसी के विचारों और विचारों की मुखरता को व्यक्त करने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है, या आत्मविश्वास का मुखरता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो देखिए, आत्मविश्वास किसी के विचारों और विचारों की मुखरता से व्यक्त करने की क्षमता, इन दोनों को प्रभावित कर सकता है, और जो व्यक्ति जितना आत्मविश्वासी होता है उतना ही दृढ़ होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, आत्मविश्वास निर्माण में आत्म जागरूकता की क्या भूमिका है? आत्म जागरूकता आत्मविश्वास निर्माण के लिए प्रासंगिक नहीं है। उच्च आत्म जागरूकता कम आत्मविश्वास की ओर ले जाती है। आत्म जागरूकता व्यक्तियों की ताकत और सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने में मदद कर सकती है, या आत्म जागरूकता से अत्यधिक आत्मालोचना होती है और आत्मविश्वास में कमी आती है। तो देखो, जो व्यक्ति जितना ज़्यादा आत्मविश्वासी होता है वो उतना ही ज़्यादा आत्म जागरूक भी होता है। ठीक है, तो आत्म जागरूकता व्यक्तियों को ताकत और सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने में मदद कर सकती है और उसके आत्मविश्वास में वृद्धि कर सकती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब सेल्फ मैनेजमेंट के कुछ प्रश्नों को देखते हैं। तनाव को एक ऐसी स्थिति के रूप में पहचाना जाता है जिसमें एक व्यक्ति तनावग्रस्त होता है, चिंतित होता है, आराम से होता है, या ए और बी दोनों। तो देखिए, तनाव एक स्थिति है जिसमें व्यक्ति तनावग्रस्त भी होता है, चिंतित भी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तनाव की प्रतिक्रिया में क्या प्रमुख भूमिका निभाता है? भावनाएं, व्यक्तित्व, आत्मविश्वास, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, तनाव की प्रतिक्रिया में आपका व्यक्तित्व जो है प्रमुख भूमिका निभाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आत्म जागरूकता की भावना हमारे को बढ़ाती है, आत्मविश्वास, स्वनिगरानी, स्वनियमन, या उपरोक्त सभी? तो जब आप आत्म जागरूक होते हैं तो आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
आंतरिक तनाव किसके कारण होता है? दबी हुई चिंताएं, आलस्य, जीवित रहने का तनाव या अनुभव? तो देखिए, दबी हुई चिंताएं जो हैं आंतरिक तनाव का कारण बनती हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा तनाव का लक्षण नहीं है? अधिक पसीना आना, हाथ पैर ठंडे होना, शुष्क मुंह या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि तनाव जब होता है तो ये तीनों चीज़ें होती हैं। पसीना भी आता है आपको, हाथ पैर ठंडे भी होते हैं, मुंह भी सूखता है। अगला प्रश्न है, स्मार्ट लक्ष्य निर्धारण की विधि में एम क्या है? स्मार्ट, ठीक है, स्मार्ट में एम का मीनिंग पूछा है। अवश्य, अर्थ, मापने योग्य या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मापने योग्य, मेजरेबल, ठीक है ना। स्मार्ट में एम का मतलब होता है मेजरेबल। अगला प्रश्न है, लक्ष्य निर्धारण की स्मार्ट पद्धति में एस का क्या मतलब है? तो एस का मतलब होता है स्पेसिफिक। आप अपने लक्ष्य निर्धारण में स्पेसिफिक हो, यानी लक्ष्य अच्छी तरीके से डिफाइन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शारीरिक व्यायाम का प्रयोग तनाव प्रबंधन तकनीकी के रूप में किया जाता है क्योंकि यह रक्त परिसंचरण में सुधार करता है, आत्म छवि में सुधार करता है, हमें बेहतर महसूस कराता है, या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। शारीरिक व्यायाम करने से रक्त का परिसंचरण भी सुधरता है, आत्म छवि भी बदलती है, अंदर से अच्छा फील होता है, ठीक है, इसलिए ये सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, तनाव प्रबंधन किसे रोकता है? मनोवैज्ञानिक विकार, व्यवहार संबंधी समस्याएं, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो तनाव का जब प्रबंधन आप करते हैं तो आपका मनोवैज्ञानिक विकार भी दूर होता है और व्यवहार संबंधी समस्याएं भी समाप्त होती हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आत्मनिर्भरता का अर्थ क्या है? स्वतंत्र रूप से कार्य करने की क्षमता, कार्य को प्रभावी ढंग से पूरा करना, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, ठीक है। स्वतंत्र रूप से कार्य करने की क्षमता और कार्य को प्रभावी ढंग से पूरा करना, ये दोनों जो है आत्मनिर्भरता के गुण होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, तनाव प्रबंधन का महत्व है मूड में सुधार, प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देना, दक्षता बढ़ाना या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जब आप तनाव का प्रबंधन करते हैं तो आपका मूड बढ़िया होता है, आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है, आपकी कैपेसिटी भी बढ़ती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, तनाव प्रबंधन किसे रोकता है? मनोवैज्ञानिक विकार और व्यवहार संबंधी समस्याएं दोनों को रोकता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तनाव को प्रतिबंधित करने में मदद करता है? तनाव के बारे में आत्म जागरूकता, परिवार और दोस्तों से बात करना, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ये दोनों ही बातें जो है आपके तनाव को प्रबंधित करने में मदद करती हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तनाव क्या नहीं है बल्कि क्या हो सकता है? तो यहाँ पे देखिए, ठीक किया गया, अभ्यास किया गया, मिटाया गया, प्रतिबंधित किया गया, सीखा गया, भुला दिया गया या टाला गया, स्वागत किया गया। तो यहाँ पे आप सेंटेंस पूरा करने के लिए यदि ऑप्शन बी के शब्दों का प्रयोग करें तो तनाव मिटाया गया नहीं बल्कि प्रतिबंधित किया गया हो सकता है। यानी तनाव को जो है आप मिटा नहीं सकते हैं, खाली उसे आप मैनेज कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, तनाव का प्रभाव किस पर निर्भर करता है? उम्र और स्वास्थ्य, पेशा, रहने की स्थिति या ये सभी? तो तनाव का प्रभाव जो है सभी चीज़ों पर निर्भर होता है। उम्र के हिसाब से तनाव कम अधिक हो सकता है, आपके बिजनेस या प्रोफेशन के हिसाब से तनाव की स्थिति बदल सकती है, आपके रहने की स्थिति के अनुसार भी ये तनाव का प्रभाव कम अधिक हो सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अजीब तनाव का लक्षण है? सामाजिक अलगाव, अवसाद, थकान या चिंता? तो देखिए, थकान जो है एक अलग किस्म का तनाव होता है, अवसाद, चिंता और सामाजिक अलगाव एक ही नेचर के होते हैं, थकान एक अलग नेचर का होता है और ये अजीब तनाव का लक्षण है। अगला प्रश्न है, क्या अपने मन पर ध्यान केंद्रित करने का एक अभ्यास है? योग, शारीरिक व्यायाम, ध्यान या नेचर वॉक? तो ध्यान लगाना यानी मेडिटेशन करना जो है आपका ध्यान केंद्रित करने का एक अभ्यास होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सी चीज़ तनाव को प्रतिबंधित करने में मदद करती है? मनोरंजक गतिविधियाँ,
परिवार या दोस्तों के साथ छुट्टियों पर जाना, प्रकृति की सैर करना या उपरोक्त सभी। तो ये सभी चीज़ें जो है तनाव को कम करने में मदद करती हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए राधिका ने एक टाइम टेबल तैयार किया। इस कौशल को क्या कहा जाएगा? आत्म जागरूकता, जिम्मेदारी, समय प्रबंधन या अनुकूलनशीलता के रूप में जाना जाएगा। तो समय प्रबंधन इसे कहा जाएगा। टाइम मैनेजमेंट के लिए आप टाइम टेबल तैयार करते हैं ताकि सही समय पे आप सही काम कर पाएँ। अगला प्रश्न है, तनाव किसकी ओर ले जाता है? खुशी, सकारात्मक सोच, दृढ़ता या मानसिक परेशानियाँ? तो तनाव से मानसिक परेशानियाँ बढ़ती हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, टर्म 1 की परीक्षा नज़दीक आ रही है, राहुल खुद को तैयार महसूस नहीं कर रहे हैं। यह स्थिति क्या है? आत्मविश्वास, तनाव, सकारात्मक या मजबूत विश्वास का कारण बनती हैं। तो ये तनाव की स्थिति है कि परीक्षा नज़दीक आ रही है और राहुल अपने आप को तैयार महसूस नहीं कर रहा है, यानी वो तनाव में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रोहन की कमजोरी दर्शा रहा है? रोहन गिटार बहुत अच्छा बजाता है, रोहन रचनात्मक लेखन में अच्छा है, रोहन को अंग्रेजी अखबार पढ़ने में कठिनाई होती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा कि रोहन को अखबार पढ़ने में कठिनाई होती है। ये एक कमजोरी को बता रहा है। आपके भीतर जो शक्ति है वह आपको काम करने के लिए प्रेरित करती है। कौन सी शक्ति आपको काम करने के लिए प्रेरित करती है? आत्म जागरूकता, स्वनियमन, स्वप्रेरणा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्वप्रेरणा, ठीक है ना। सेल्फ स्टीम्ड आपको काम करने के लिए प्रेरित करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक व्यक्ति को दूसरे के उत्साहवर्धन के बिना अपना काम या पढ़ाई पूरी करने में सक्षम बनाता है? आत्मविश्वास, संचार, आत्मप्रेरणा या आत्मसम्मान? तो यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर सी सही होगा, आत्मप्रेरणा। ठीक है, आत्मप्रेरणा आपके अंदर होगी तो आप बिना किसी के उत्साहवर्धन के भी अपने काम को कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तनाव के लक्षणों में से एक है? थकान, सिरदर्द, कम महसूस होना या ये सभी? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, ये सभी जो है तनाव के लक्षण हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि तनाव को कम नहीं करती है? समय प्रबंधन, शारीरिक व्यायाम, चिंता महसूस करना या स्वस्थ आहार? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यदि आप चिंता महसूस करते हैं तो आपका तनाव घटेगा नहीं, बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न, भावनात्मक बुद्धिमत्ता को प्रतिबंधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कदम महत्वपूर्ण है? भावनाओं को समझना, तर्कसंगत बनना, अभ्यास करना या उपरोक्त सभी? तो ये सभी जो है भावनात्मक बुद्धिमत्ता को प्रतिबंधित करने के लिए कदम होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे आंतरिक प्रेरणा माना जा सकता है? प्यार, इनाम, सराहना या मान्यता? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा, प्यार। ठीक है ना, प्यार को आंतरिक प्रेरणा मान सकते हैं, बाकी इनाम, सराहना और मान्यता किसी और से आपको मिलती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे बाह्य प्रेरणा माना जा सकता है? इनाम, सराहना, मान्यता या उपरोक्त सभी? तो ये सभी जो है बाह्य प्रेरणा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, लक्ष्य निर्धारित करने के लिए हम किस विधि का उपयोग करते हैं? स्मार्ट, क्लास, प्रथम या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो लक्ष्य निर्धारण के लिए स्मार्ट विधि का प्रयोग किया जाता है, SMART। ठीक है, लक्ष्य होने चाहिए विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य या उपरोक्त सभी? तो लक्ष्य में ये तीनों ही गुण होना चाहिए कि विशिष्ट हो, मापने योग्य हो और प्राप्त करने योग्य हो। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, एक सफल इंसान कैसे बने? ऑप्शन ए है, जो महत्वपूर्ण है उसे अलग कीजिए, अंतिम परिणाम पर ध्यान केंद्रित कीजिए, करियर और जीवन में सफल होइए, या फिर उपरोक्त सभी? तो ये सभी चीज़ें जो है एक सफल इंसान के गुण होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समय प्रबंधन व्यक्ति को कार्यों को समय से पूरा करने में मदद करता है, समय बर्बाद नहीं करने में मदद करता है, नियमित अंतराल पर कार्यों को पूरा करने के अनुसार भविष्य के लक्ष्य निर्धारित करता है, या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा कि जब समय प्रबंधन आप करते हैं तो इन तीनों चीज़ों में आपको मदद मिलती है। संचार से संबंधित, कम्युनिकेशन से संबंधित कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, संचार शब्द की उत्पत्ति हुई है? संचार, कम्युनिकेयर, कंप्यूट या कंप्यूटर?
तो संचार शब्द की उत्पत्ति जो है कम्युनिकेयर शब्द से हुई है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौखिक संचार के लिए प्रयुक्त शब्दों के प्रकार परिवर्णी शब्द, सरल शब्द, तकनीकी शब्द या शब्द जाल। तो मौखिक संचार में कभी भी आपको सरल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए ताकि सामने वाले को आपकी बात आसानी से समझ में आ जाए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पहली भाषा जो हम बचपन में सीखते या बोलते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं मातृभाषा। ठीक है, जो बचपन में हम सीखते हैं वो मातृभाषा कही जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक चेहरे की अभिव्यक्ति को दर्शाता है? ध्यान केंद्रित करते समय भौहें सिकोड़ना, आँखों का लगातार संपर्क बनाए रखना, लगातार मुस्कुराते रहना या अपनी आँखों को ऊपर उठाना। तो देखिए, यदि आप आँखों का संपर्क लगातार बनाए रखते हैं तो ये एक सकारात्मक चेहरे की अभिव्यक्ति कही जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हम किस विधि से जान सकते हैं कि प्राप्तकर्ता ने संदेश को समझ लिया है या प्राप्त कर लिया है? प्रेषण, प्रतिपुष्टि, संदेश या सुनना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्रतिपुष्टि। फीडबैक, फीडबैक के माध्यम से हमें पता चलता है कि प्राप्तकर्ता ने संदेश को प्राप्त कर लिया है या समझ लिया है। अगला प्रश्न है, एक वाक्य क्या है? विचारों का एक समूह, शब्दों का एक समूह जो संपूर्ण विचार संप्रेषित करता है, सही ढंग से लिखने के लिए नियमों का एक सेट, या शब्दों का एक सेट जो व्याकरणिक रूप से सही है। तो देखिए, वाक्य उसे कहते हैं जो शब्दों का एक समूह है और संपूर्ण विचार को संप्रेषित करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौखिक संचार में आम तौर पर किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए? तकनीकी, सरल, आसान या स्थानीय भाषा। तो मौखिक संचार में तकनीकी वर्ड का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि ऐसा होगा तो बहुत सारे लोग इसे नहीं समझ पाएंगे। सरल, आसान और स्थानीय भाषा के शब्दों का प्रयोग करना ज़्यादा अच्छा होता है। अगला प्रश्न है, किस अभिव्यक्ति को चेहरे द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है? हाव भाव, शारीरिक भाषा, पैरा भाषा या भावनाएं या भाव। तो देखिए, चेहरे के द्वारा आप अपने मन के भावनाओं को या भाव को जो है प्रकट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शब्दों का एक ऐसा समूह जो एक साथ व्याकरणिक इकाइयों के रूप में कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? अनिवार्य, प्रश्नवाचक, वाक्यांश, विस्मयादि बोधक। तो यहाँ पे देखिए, शब्दों का समूह जो एक व्याकरणिक इकाइयों के रूप में काम करता है उसे हम वाक्यांश कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संचार में संक्षिप्ताक्षरों का प्रयोग करने से किस प्रकार की संचार बाधा उत्पन्न होती है? भाषाई, भौतिक, सांस्कृतिक या संगठनात्मक। यदि आप संचार में संक्षिप्ताक्षरों का प्रयोग करते हैं तो ये एक लिंग्विस्टिक यानी भाषाई बाधा होती है, लिंग्विस्टिक बैरियर होता है। अगला प्रश्न है, जिसका उपयोग संचार बाधा को दूर करने के लिए किया जा सकता है? अनुवादक का उपयोग करना, पत्र लिखकर, बिल्कुल भी संचार न करना या अपनी भाषा का उपयोग करना। तो यदि आप अनुवादक का प्रयोग कर लेते हैं तो संचार की लैंग्वेज संबंधी बाधा को दूर किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संचार बाधा नहीं है? भाषाई बाधा, पारस्परिक बाधा, वित्तीय बाधा या संगठनात्मक बाधा। तो आप जानते हैं भाषाई बाधा, पारस्परिक बाधा और संगठनात्मक बाधा ये तीनों बाधाएं होती हैं, लेकिन संचार में वित्तीय बाधा कोई बाधा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, सीधी शारीरिक मुद्रा क्या दर्शाती है? गौरव, व्यावसायिकता, आत्मविश्वास या विनम्रता। तो सीधी शारीरिक मुद्रा जो है आत्मविश्वास को दर्शाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक चेहरे का भाव है? जोर से घूरना, झुर्रियों वाला माथा, कहीं और देखना, सुनते समय सिर हिलाना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। सुनते समय यदि आप सिर हिलाते हैं सहमति में तो ये एक सकारात्मक चेहरे का भाव दर्शाता है। अगला प्रश्न है, अच्छे संचार के लिए किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए?
परिवर्णी शब्द, तकनीकी शब्द, शब्द जाल या सरल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, सरल शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, पत्र भेजना किस प्रकार का संचार है? सुनना, लिखना, बोलना या पढ़ना? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लिखना। कहने का मतलब है ये एक रिटन कम्युनिकेशन है, लिखित संचार है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संचार चक्र का तत्व नहीं है? चैनल, रिसीवर, समय या प्रेषक? तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा समय। ठीक है, प्रेषक, चैनल और रिसीवर ये तीनों जो है संचार चक्र के तत्व होते हैं, लेकिन समय कोई तत्व नहीं होता है। अगला प्रश्न है, लिखित संचार को किस प्रकार के संचार में वर्गीकृत किया जा सकता है? गैर मौखिक, मौखिक, दृश्य या इनमें से कोई नहीं? तो लिखित संचार को हम गैर मौखिक संचार की कैटेगरी में रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, यहाँ पे गलत दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, संचार चक्र में संदेशों का आदान प्रदान क्या है? संचारित करना, सुनना, संदेश या प्रतिक्रिया? तो संदेशों का आदान प्रदान करने को कहते हैं संचारित करना या पहुंचाना। अगला प्रश्न है, ठीक से संवाद करने की क्षमताएं हैं? पढ़ना, लिखना, बोलना या ये सभी? तो ठीक से संवाद करने के लिए आपको ये तीनों ही चीज़ आनी चाहिए, पढ़ना भी आना चाहिए, लिखना भी और बोलना भी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक फीडबैक का उदाहरण है? आप बेहतर नृत्य कर सकते हैं, आपका नृत्य अच्छा था लेकिन आप और बेहतर कर सकते थे, आपका नृत्य कौशल वास्तव में अच्छा नहीं है, आपको अधिक अभ्यास करना होगा, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ नकारात्मक फीडबैक की बात किया है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। जब आप किसी की बुराई करते हैं तो इसे नकारात्मक फीडबैक के कैटेगरी में रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, संचार में बाधा नहीं है? भाषा, संस्कृति, आदतें या शारीरिक? तो आदत जो है ये संचार में बाधा नहीं होती है। भाषा की दिक्कत हो सकती है, संस्कृति की दिक्कत हो सकती है, शारीरिक बाधाएं भी आ सकती हैं, लेकिन आदतें जो है संचार में कोई बाधा नहीं है। अगला प्रश्न है, संचार चक्र में शामिल नहीं है? प्रेषक, संदेश, रिसीवर या प्रोग्रामिंग? तो संचार चक्र में प्रेषक, संदेश और रिसीवर ये तीनों होते हैं, प्रोग्रामिंग नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा संचार का त्वरित और स्पष्ट तरीका है? ईमेल, नोटिस या पोस्टर, आमने सामने अनौपचारिक संचार या व्यावसायिक बैठकें? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, आमने सामने अनौपचारिक संचार जो है सबसे तेज और स्पष्ट तरीका है संचार को करने का। अगला प्रश्न है, ऑफिस में छुट्टी लेने के लिए कौन सा तरीका अच्छा है? वेबसाइट, नोटिस, ईमेल या व्यावसायिक बैठकें? तो यहाँ पे ईमेल के माध्यम से आप छुट्टी लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं बड़ी आसानी से, ये सबसे अच्छा तरीका माना जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लैटिन शब्द में कम्युनिकेयर शब्द का अर्थ होता है वितरित करना, साझा करना, प्रस्तुत करना या बलिदान देना? तो कम्युनिकेयर का मतलब होता है साझा करना, शेयर करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, संदेश को ठीक से समझने के लिए प्राप्तकर्ता को संदेश को ठीक से क्या करने की आवश्यकता होती है? संचारित, फेंकना, सुनना या अनदेखा करना? तो यहाँ प्राप्तकर्ता के लिए पूछा है कि प्राप्तकर्ता संदेश के साथ क्या करे कि वो ठीक से संदेश को समझ ले। तो उसको ध्यान से सुनना होगा, ठीक से सुनना होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंधों को दाहिनी ओर सीधा और शरीर को शिथिल रखना किसका उदाहरण है? चेहरे का भाव, मुद्रा, हाव भाव या आंखों का संपर्क? पोस्चर होता है, मुद्रा उसका एक अंग होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, श्रवण संचार किस पर आधारित है? शारीरिक भाषा, भाषा और आवाज़ का स्वर, चेहरे का भाव या सुनना और सुनना? तो श्रवण संचार जो है सुनने पर आधारित है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। दृश्य संचार किन कारकों पर निर्भर है? संदेश, प्रतीक और चित्र, पाठ संदेश, मुद्रा या शारीरिक भाषा? तो दृश्य संचार जो है पूरी तरीके से संकेत के ऊपर, प्रतीक के ऊपर और चित्र के ऊपर निर्भर होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संचार चक्र का अंतिम चरण क्या है? तो ये होता है फीडबैक यानी प्रतिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा।
अगला प्रश्न है, किस प्रकार का फीडबैक विद्यार्थियों की उपलब्धि के वर्तमान स्तर से उनके विकास में सहायता करता है? विशिष्ट फीडबैक, वर्णनात्मक फीडबैक, गैर विशिष्ट फीडबैक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। वर्णनात्मक फीडबैक जो है ये विद्यार्थियों के उपलब्धि के वर्तमान स्तर और उनके विकास में सहायता करेगा, क्योंकि जब आप वर्णन करेंगे तो बहुत सारी बातें सामने आएंगी जिसमें सुधार किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, यदि फीडबैक का अभाव है तो यह किसे जन्म देगा? एक अविश्वास, संचार बाधा, हस्तक्षेप या इनमें से कोई नहीं। तो यदि फीडबैक का अभाव है तो एक तरीके की संचार बाधा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें प्राप्तकर्ता संदेश की व्याख्या करता है और समझता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं डिकोडिंग। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सा अशाब्दिक संचार का एक उदाहरण है? एक भाषण, निकटता, एक नोटिस या एक ईमेल। तो देखिए निकटता जो है ये अशाब्दिक संचार है, बाकी तीनों शाब्दिक संचार में आएंगे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक संचार का उदाहरण है? समाचार पत्र, फोन कॉल या ईमेल। तो फोन कॉल जो है ये आपके मौखिक संचार का एक तरीका हुआ, उदाहरण हुआ। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी चीज़ की ओर उंगली उठाना किसका उदाहरण है? भाव, इशारा, शारीरिक भाषा या पराभाषा। तो यहाँ पे इशारे का उदाहरण होगा। किसी चीज़ की ओर उंगली करना एक तरीके से इशारा करना होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें आवाज़ का स्वर, गति और मात्रा शामिल होती है? तो ये शामिल होती है पैरा लैंग्वेज में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। किस संचार पद्धति को समझने के लिए किसी भाषा की आवश्यकता नहीं होती? मौखिक, गैर मौखिक, दृश्य या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। दृश्य संचार बिना शब्दों के होता है, इसे समझने के लिए किसी भाषा की आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न है, संचार बाधाओं को दूर करने के लिए उपयुक्त तरीका कौन सा है? दृश्यों का उपयोग करें, अनुवादक की मदद लें, हमेशा दूसरों की राय का सम्मान करें या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये तीनों ही के तीनों संचार की बाधाओं को दूर करने में मदद कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है, संचार में बाधा नहीं है, भाषा, संस्कृति, शारीरिक भाषा या आदत। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। आदत जो है संचार की कोई बाधा नहीं होती है। भाषा, संस्कृति और फिजिकल बैरियर्स ये तीनों संचार की बाधाएं होती हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुआ होगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि इसी तरीके की नई नई वीडियोज़ आपको मिलती रहें। धन्यवाद।